Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Monday and date is 21 मार्च. तो हम कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को इस पीडीएफ से, और अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी. इसके अलावा मैं आपको 2-3 रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ स्टार्टिंग में वीडियो में आज, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट आते हैं कि उनको फाइनेंस को स्टार्टिंग से पढ़ना है, या फिर मैंने कैसे पढ़ा, या फिर हो सकता है कि किसी का बैकग्राउंड नहीं था फाइनेंस के अंदर, उसको फिर कोई पेपर देना है फाइनेंस का, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को वो ग्रास कर पाए, या फिर अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है तो पूरे मॉड्यूल को प्रिपेयर कर पाए इस तरीके से. तो यहाँ पर उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है. एक्चुअली उसकी अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, जिसके अंदर एन एक मॉड्यूल आता है. एन का एक मॉड्यूल है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ये पूरा एक एग्ज़ाम है अपने आप में, बट एग्ज़ाम को छोड़ते हुए हम मॉड्यूल की बात करेंगे. इस मॉड्यूल को, ये पीडीएफ है ये पूरी, इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा तो ड्राइव का, या फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर, या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा. तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बहुत ही बेसिक फाइनेंस कंटेंट पूरा पूरा कवर किया हुआ है, पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया हुआ है. इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट सब कुछ मिल जाएगा, और बहुत ही ईजी भाषा में एक्सप्लेन किया हुआ है. बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स को दो तीन पेजेस में कवर किया है, तो मतलब बहुत ही आपको अच्छी पीडीएफ ये मिल जाएगी, बहुत ही बेसिक कवर करने के लिए. और बेसिक बेसिक भी नहीं है इतना, काफ़ी एडवांस तक भी जाते हैं, जिसके अंदर आपको ये कुछ रेशियोज मिलेंगी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, और काफ़ी सारी और भी चीज़ें, जैसे आपको ऊपर वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और एडवांस चीज़ें भी हैं यहाँ पर. तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये चाहिए तो अगेन एक नीचे या तो लिंक होगा ड्राइव का, या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर कर दूंगा, और आप इसको ज़रूर पढ़ें. 100 पेजेस की बुक है, आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, कम टाइम भी लगेगा, और आप इसको कवर कर सकते हैं पूरा. दूसरी बुक की बात करें तो ये हमारी एक्चुअली सोसाइटी ने लिखी है. मैं भी इसका पार्ट हूँ बुक के ऑथर बनने का, मतलब ऑथर करने का, इसको को ऑथर किया है मैंने. तो अगर आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूटर्स में अरब कंसल यहाँ पे आपको दिखेगा, कॉन्ट्रीब्यूटर्स के अंदर और कंपाइलेशन के अंदर भी दिखेगा. तो बेसिकली ये हमारी सोसाइटी ने बुक लिखी है. इसके अंदर आप कंटेंट पेज पे अगर आप जाते हैं तो बहुत ही बेसिक्स जो होते हैं फाइनेंस के, तो वो चीज़ आपको मिलेगी. इसके अंदर आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा मिल रही होंगी, क्योंकि इसके अंदर मतलब पहला ही वर्ड एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, तो उस तरीके से पूरा इसका मॉड्यूल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ज़्यादा है. बट अगर आपको फाइनेंस एज अ होल पढ़ना है तो ये बुक बेस्ट है इसके लिए. ऐसी कोई भी बुक नहीं है. 90 पेजेस बुक है, और मतलब 90 पेजेस भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा ये कंटेंट वगैरह वाले पेजेस हैं, और बहुत ही ईजी भाषा में, और थोड़े जैसे मीम्स का रेफरेंस लेते हुए, इन सब का रेफरेंस लेते हुए पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस बुक को पढ़ के. इसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, बट आपको इसके लिए क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है नीचे, उसको आपको फिल करना है. उसको आपको कैसे फिल करना है, आपको ईमेल डालनी है, नाम के साथ आपको जो नेम का सेक्शन है सेकंड, उसमें आपको रेफरेंस अरब कंसल ये अपलोड ज़रूर करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं मिलेगा. एक्चुअली हमने पहले पेड किया था लॉन्च इसका, बट उसके बाद ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था, और इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वो मेल करे थे बार बार कि उनको चाहिए चाहिए. तो उसके लिए हमने फिर रेफरेंस वाला सिस्टम कर दिया, कम से कम कि आप जो रेफरेंस से लेगा वो ले सकता है. और अगर आपको कोई स्कूल कॉलेज डालना है तो आप डाल सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं खाली. तो ये चीज़ है यहाँ पर. तो आई होप कोई पसंद आया होगा, और आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे. इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है. अब हम थोड़ा टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर. तो पहली न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे. ब्लैकस्टोन क्लोजिंग इन ऑन औरोबिंदोज इंजेक्टेबल बिजनेस. बेसिकली औरोबिंदो फार्मा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा. औरोबिंदो फार्मा की 2 एंटिटीज़ हैं जो जल्द ही हो सकता है डीमर्जर हो जाए. डीमर्जर होता है मतलब मर्जर का अपोजिट. मर्जर में दो कंपनीज कोलाइड करके एक बन जाती है, डीमर्जर में वो सेपरेट हो जाती हैं. तो डीमर्जर हो सकता है बन के हो जाए दो कंपनीज, जिसके अंदर वो एक की बात कर रहे हैं, जो कि है आपकी इंजेक्टेबल बिजनेस के अंदर. तो औरोबिंदो के अंदर दूसरी कंपनी कौन सी है, दूसरी कंपनी है आपकी यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज़ लिमिटेड. तो ये आपकी दो मेन कंपनीज आती हैं इसके अंदर. ये पहली आपकी कंपनी में हाईलाइट कर देता हूँ, यूगिया फार्मा, एंड दूसरी है आपकी इंजेक्टेबल बिजनेस वाली. अब अगर यहाँ पे बात करें तो न्यूज़ में इंजेक्टेबल बिजनेस की बात हो रही है, जैसे कि आपको ऊपर से भी दिखेगा. तो इसके अंदर अगर आप जैसे हेडलाइन पढ़ते हैं, ब्लैकस्टोन क्लोजिंग इन ऑन औरोबिंदोज इंजेक्टेबल बिजनेस, तो इसके अंदर लगता है कि उल्टा हो रहा है, कि यहाँ पर क्लोजिंग मतलब बंद कर रहा है इस वाले बिजनेस को. बट ऐसा नहीं है. ब्लैकस्टोन ने और बेयरिंग पीई एशिया, पीई का यहाँ पर मतलब है प्राइवेट इक्विटी, ये दो बड़ी कंपनीज है जिन्होंने एक्विजिशन इस औरोबिंदो के इंजेक्टेबल बिजनेस की एक्विजिशन के लिए बिडिंग लगाई थी इन दोनों कंपनीज ने. मतलब ऐसा नहीं था कि इन दोनों के सामने ऑफर था, बट ये ओपन ऑफर था और इन दोनों ने बिडिंग लगाई थी इसके लिए. तो इन दोनों में से ब्लैकस्टोन को क्लोजिंग ये हो रही है, मतलब ब्लैकस्टोन को ये डील मिली है. और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ब्लैकस्टोन के पास, मैं आपको एक्चुअली लिंक में दिखाता हूँ.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैकस्टोन के पास एक्चुअली 100% ही हो चुका है इस वाली बिजनेस का। अगर आपको यहाँ पे दिखेगा यूगिया फार्मा का, औरोबिंदो के पास, सॉरी ब्लैकस्टोन नहीं, औरोबिंदो के पास। तो यूगिया फार्मा के अंदर क्या है कि थोड़े टाइम पहले उन्होंने 32% खरीद लिया था इसके अंदर, और पहले ही वो 67% होल्ड करते थे। तो यहाँ बेसिकली जो यूगिया फार्मा वाली कंपनी हो गई वो पूरी ही ओन्ड है अब औरोबिंदो फार्मा कंपनी, औरोबिंदो कंपनी से। और जो दूसरी कंपनी है उसके अंदर ब्लैकस्टोन का ओनरशिप आ जाएगा। तो ये चीज़ है इसके अंदर। 1.6 to 2.1 बिलियन डील फॉर कंट्रोलिंग स्टेक, वैल्यूज यूगिया फार्मा एट 3.4 to 4 बिलियन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे वैल्यूएशन यूगिया फार्मा की कैसे कैलकुलेट हुई, क्योंकि यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा 100% ओनरशिप रखता है यूगिया फार्मा के अंदर, और औरोबिंदो फार्मा ओनरशिप रखता है इंजेक्टेबल वाले बिजनेस के अंदर भी, जो कि अभी डिमर्जर हुआ नहीं है बट हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। होली ओन्ड इंजेक्टेबल्स आर्म ऑफ औरोबिंदो फार्मा, ये इतने वैल्यूएशन के लिए ये बिजनेस बिक रहा है। कितना इसका स्टेक सेल हो रहा है ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, और ये हो सकता है कि फ्यूचर में बताए, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। बाकी अगर बात करें तो ये कितना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है तो वो डिस्क्लोज किया हुआ है। इंजेक्टेबल्स अकाउंट फॉर 15% ऑफ औरोबिंदोज टोटल रेवेन्यू। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अभी भी कि इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, तो अगर आपने कभी इंजेक्शन लिया हो तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आपका इंजेक्शन जो होता है, सिरिंज होता है। दूसरा होता है कि आपका जो मेडिसिन होती है जिसको पोर करके आपके इंजेक्शन से दिया जाता है। तो जो मेन मेडिसिन का काम होता है और थोड़ा बहुत सिरिंज का काम ये लोग करते हैं, दोनों काम ये लोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले तो यहाँ पर पिट्स ब्लैकस्टोन अगेंस्ट बेरिंग पीवी कैपिटल, मतलब यहाँ पर पिक कर लिया इन्होंने ब्लैकस्टोन को अगेंस्ट दिस बेरिंग पीई कंपनी ऑफ एशिया। इंजेक्टेबल बिजनेस यूगिया फार्मा, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप आपको ये पूरी डील समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड और कोई न्यूज़ में आती है फ्यूचर में तो मैं वर्क कर लूँगा। आगे चले तो यहाँ पर ईटी इंटरव्यू का एक सेक्शन है। इसके अंदर मैंने बताया कि ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, नहीं रहता है, बट जो भी है हम कवर कर लेते हैं, फ्रंट पेज पे भी है। तो इसके अंदर इन्होंने इंटरव्यू लिया है ब्रूस फ्लैट का। ये सीईओ है ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के। ये एक कनेडियन कंपनी है, और अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट आता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का। ये एक कनेडियन कंपनी है जो बहुत ही बड़ी ऑल्टरनेट इन्वेस्टर है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टर का मीनिंग क्या होता है? जो कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट करे। जैसे कि अगर आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके इक्विटी क्लास के अंदर आते हैं। इसी तरीके से एक अपनी क्लास है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आपकी चीज़ें आती हैं। जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड या फिर सिल्वर, इन सब चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसीज भी आजकल स्टेट में आती हैं, मतलब इस चीज़ के अंदर आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। और टाइम पर टाइम होता क्या है कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें मेन फील्ड के अंदर आ जाती हैं और वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के फील्ड को छोड़ देती हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ी रेवोल्यूशनरी सी ऑर्गेनाइजेशन एक नेचर के अंदर है। तो इन्होंने बोला है बेसिकली, इंडिया को प्रेज करते हुए पूरी स्टेटमेंट दिया है। बोला है कि इंडिया के अंदर हो सकता है अभी थोड़ी रेगुलेटरी दिक्कतें आ रही हूँ, जिसके अंदर कभी जीएसटी बढ़ जाता है, कभी कोई क्रिप्टो के रिलेटेड नया रूल आ जाता है एकदम से। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट उसके बावजूद भी लॉन्ग रन में आपको बड़े गेंस, बिगर गेंस एक्सपेक्ट आप कर सकते हो इंडिया से। और ये खुद अपनी कंपनी की बात करें तो ये बुलिश है यहाँ पर। हालांकि अगर आप इनके टोटल रिकॉर्ड्स देखेंगे तो इक्विटी में ये इन्होंने सेल ही किया है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टर है तो पूरा ये दूसरी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत ये शेयर सबको डील करते ही हैं, क्योंकि बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने टोटल सेल किए वैल्यू में, बट फिर भी ये कह रहे हैं कि ये बुलिश है, क्योंकि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के अंदर ये स्टार्टअप्स वगैरह के अंदर भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में चलते हैं। गवर्नमेंट में प्रपोज 15% मर्ज लेवी। आपको हो सकता है बीच में ये आपको थोड़ा सा मार्क दिख रहा हो, बट ये नेक्स्ट पेजेस से नहीं दिखेगा। यहाँ पर आज ग्लिच आ रहा है थोड़ा न्यूज़पेपर के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, ये GOM का मीनिंग है यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो भी सारे मिनिस्टर्स होते हैं उसको रेफर कर रहा है। यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये एक GST का काउंसिल होता है। GST के काउंसिल में, मतलब एज द नेम सजेस्ट, वो GST के सारे डिसीजंस को लेने में फाइनल बॉडी होती है, जो कि GST की पूरी जो मिनिस्ट्री कह सकते हैं या फिर GST का डिपार्टमेंट कह सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर वो रहते हैं एट द टॉप। तो उसके अंदर उनको पिच करने वाले हैं, उनको बोलने वाले हैं कि जो आपका 12 to 18% का पूरी इस लेवी है, मतलब जितना आप वो लगाते हैं GST, तो उसको चेंज करके सिंगल लेवी कर दी जाए 15% की। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो 12% में उसका GST बढ़ जाएगा और जो 18% में उसका अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने एवरेज आउट करने के लिए की है और सिंप्लीफाई करने के लिए की है पूरे आपका जो बिजनेस है या पूरा जो प्रोसेस है उसको। तो इसके अंदर ये चीज़ यहाँ पर GST काउंसिल इज एक्सपेक्टेड टू मीट अर्ली नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ में वो अर्ली उनकी मीटिंग होगी। नेक्स्ट मंथ में अर्ली मीटिंग का मीनिंग ये है कि नेक्स्ट ईयर में एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर में मीटिंग होने वाली है।
जो आपका फाइनेंशियल ईयर 23 वहाँ से चालू हो जाएगा, तो उसके अंदर उनकी 22 वहाँ से चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। इट इज़ अगेंस्ट रिमूविंग एनी आइटम्स फ्रॉम 28% स्लैब। तो जो इनका सजेशन है उसके अंदर वो ये नहीं चाहते कि 28% का जो सजेशन है उससे कोई चीज़ रिमूव हो जाए। तो ये चीज़ इतनी ऑब्वियस भी नहीं थी कि हम ये गेस कर लेते। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो बीच में एक छोटी सी न्यूज़ है, हालांकि मैं प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन कभी कवर नहीं करता हूँ, बट इसके अंदर एक फाइनेंस टाइप की न्यूज़ यहाँ पर इन्होंने डाल दिया आज, जिसके अंदर आपको दिखेगा फर्स्ट ही न्यूज़ है इसके अंदर, मेनी एनजीओज अंडर लेंस सम में लूज एफसीआरए लाइसेंस। तो एफसीआरए लाइसेंस के बारे में बताने के लिए मैंने ये न्यूज़ पिकअप की है। इसके अंदर है क्या कि एनजीओज को बाहर से जो फंडिंग मिलती है, जो इंटरनेशनल कंपनी से उनको फंडिंग मिलती है, तो उसके अंदर बेसिकली होता ये है कि उनको एक अप्रूवल लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, अगर वो ग्रे लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। ग्रे लिस्ट किस चीज़ की? ग्रे लिस्ट फॉरेन फंडिंग की लिस्ट की। तो हो सकता है कि वहाँ पर बहुत सारे एप्रीहेंशंस रहते हैं कि हो सकता है एनजीओ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करता हो, या फिर जो कंपनी है वो अपने टैक्सेस को बचाने के लिए यहाँ पर अपना पैसा डाल रही है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी दिक्कतें रहती हैं कि फ्रॉड के चांसेस होते हैं। तो उसकी वजह से कभी कभी एफसीआरए एक लाइसेंस होता है, वो मतलब एफसीआरए लाइसेंस तो हर एनजीओ को चाहिए ही होता है वो अपनी फंडिंग लेने के लिए, बट कभी कभी होता ही है कि एफसीआरए जो बॉडी होती है जो इशू करती है वो इनको ग्रे लिस्ट के अंदर डाल देती है, और अगर ग्रे लिस्ट के अंदर ही आ जाते हैं तो इन एनजीओज को फिर एमएचए से परमिशन लेनी पड़ती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, कोई भी फंडिंग लेने से पहले। तो इसके लिए हुआ क्या था कि यहाँ पर एक 31 मार्च की इन्होंने डेडलाइन रखी थी, जो आज के टाइम पे ग्रे लिस्ट हो रखे हैं एनजीओज, उनको अपना कंप्लायंस सबमिट करना था कि नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं, इस सब का प्रूफ सबमिट करना था। तो अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर अब न्यूज़ के अंदर आ रहा है कि उनका एफसीआरए लाइसेंस बैन भी करा जा सकता है, फिर वो कोई फंडिंग बाहर से उठा ही नहीं पाएंगे। तो ये आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा न्यूज़ के अंदर। आप ये वाला हेड पैराग्राफ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको वैसे बता दिया है पूरा, बाकी इसके अलावा इस ऐसा कोई भी रेलेवेंट बात इसके अंदर नहीं है। अब आगे चले तो ईटी मार्केट सेशन आ जाता है, इसके अंदर हम कवर करेंगे न्यूज़ को। तो पहली न्यूज़ है आपकी, निफ्टी कुड बी हेडेड टू 17,800 लेवल्स। तो ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है और इसके अलावा आपको कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है कि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग होते हैं जो कि चार्ट्स वगैरह से प्रेडिक्शन करके बताते हैं और पूरा एनालिसिस करके बताते हैं। तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पर। अगर आप खुद टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार रुक के ज़रूर से पढ़ लें यहाँ पर जो भी इन तीन लोगों ने स्टेटमेंट दी है अपनी पूरी, क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने कंक्लूजन बताया है वो यहाँ पर इन्होंने ऊपर ही बता दिया है। निफ्टी यहाँ पर 17,800 के लेवल्स को जा सकता है यहाँ पर, यही तीनों बातों का कंक्लूजन है। बट ये कैसे आया है ये इन्होंने इसके अंदर बता रखा है, तो इसके अंदर अगेन कोई समझाने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, बीटन डाउन ब्लू चिप्स कुड बी फर्स्ट टू रीबाउंड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी इन्होंने मार्केट की थ्योरी समझाई है। इसके अंदर होता क्या है कि जब फॉल आता है मार्केट के अंदर, उसके बाद एक राइज आना एकदम प्रिडिक्टेबल होता है कि कभी ना कभी आपका मार्केट नियर टर्म के अंदर ज़रूर बढ़ेगा, और इंडिया के साथ ये बहुत ही जल्दी हो गया। 2021 के अंदर बहुत टाइम से बूम चल रहा था, दिसंबर के अंदर मार्केट नीचे जाने लगा, जनवरी के अंदर भी मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा था, और अभी धीरे धीरे रिकवरी आ रही है वापस से। अगर आपको दिखेगा पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, यानी पिछले लास्ट 8 डेज़ के अंदर शायद एक ही दिन था जब निफ्टी नेगेटिव था, उसके अलावा आपका निफ्टी ऑलमोस्ट पॉजिटिव चल रहा है। और आज के टाइम पे जो पिछले काफ़ी सारे लॉसेज हो गए थे निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर, वो इन्होंने अब वो रिकवर कर लिए। तो ये सब चीज़ें जब हुई है उसके अंदर इन्होंने एक मार्केट थ्योरी अपनी बनाई है यहाँ पर, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि जब मार्केट नीचे जाता है सबसे पहले आपके जो बुरे स्टॉक्स होते हैं वो नीचे जाते हैं, मतलब जो थोड़े बुरे नहीं कहना चाहिए, थोड़े वोलाटाइल स्टॉक्स होते हैं, जो थोड़ी छोटी कंपनीज होती हैं, वो स्टॉक्स नीचे जाते हैं। बट जब मार्केट ऊपर उठ रहा होता है तब ब्लू चिप्स कंपनी जो होती हैं वो सबसे पहली होती हैं जो रीबाउंड करती हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। इन द पास्ट 8 ट्रेडिंग डेज द सेंसेक्स हैज रन अप 5160 पॉइंट्स एंड द निफ्टी जम्प्ड 1500 पॉइंट्स, इरेजिंग आउट मोस्ट ऑफ द लॉसेस इन 2022। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया यहाँ पर कि जो भी लॉसेस हुए थे 2022 के अंदर ज़्यादा, वो सब रिकवर ऑलरेडी हो चुके हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और इन्होंने एग्जाम्पल लिया है सेंसेक्स और निफ्टी का, जो कि जिन्होंने जितने पॉइंट्स गेन किए हैं यहाँ पर। About 63% of the constituents on the NSE 200 index have underperformed the benchmark since the beginning of the year। यहाँ पर बेसिकली बोल रहे हैं कि NSE 200 करके एक इंडेक्स है जिसके अंदर 200 टॉप कंपनीज आती हैं NSE के अंदर जो लिस्टेड है उसके अंदर से। आपने NSE 50 सुना होगा, निफ्टी 50, तो उसी तरीके से जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज आती हैं, NSE 200 में 200 कंपनीज आती हैं सिमिलर नेचर से।
तो इसके अंदर जो 63% आउट ऑफ 200 कंपनीज हैं, जो कि आपकी रफली 126 कंपनीज हो गई, तो 126 कंपनीज ने बेंचमार्क ने जितना परफॉर्मेंस किया है, यानी कि निफ्टी ने जितना परफॉर्मेंस किया है, या एक्चुअली कहना चाहिए NSE 200 ने जितना परफॉर्मेंस किया है, जो इनका इंडेक्स है इसने जितना परफॉर्म किया है, मान लेते हैं इसने 10% के रिटर्न दिए हैं, तो जो बाकी 126 जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने 10% से कम रिटर्न दिए हैं। और ये 10% मैं एग्जांपल के लिए फिगर ले रहा हूँ, तो उन्होंने उससे कम रिटर्न्स दिए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि 200 कंपनीज अगर हैं तो वो इंडिया की टॉप कंपनी सारी ही आ जाएंगी इसके अंदर ऑलमोस्ट। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि ये जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल है HDFC लाइफ से लेकर जुबिलियंट फायरवर्क्स तक, तो ये आपकी 20% से भी ज़्यादा डाउन है, यानी कि जो इनका बेंचमार्क ने जितना परफॉर्म किया और इन्होंने जितना परफॉर्म किया वो 20% का डिफरेंस उसके अंदर आ जाता है। और अगर आप ऐसे भी देखते हैं पिछले ईयर्स के प्राइसेस से कंपेयर करते हैं, और जो आगे का एग्जांपल है जिसके अंदर डॉक्टर रेड्डीज से लेकर के आपको यहाँ तक दिखेगा अल्ट्राटेक सीमेंट तक, तो ये 15% से लगभग डाउन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एनालिस्ट एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू रिवर्स एंड दिस ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू चेंज। तो यही वाली स्टेटमेंट 3-4 बार इन्होंने लिखी हुई है, जिसके अंदर मेन कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो स्टॉक्स हैं वो सबसे ज़्यादा गिरे भी हैं इस साल के अंदर, जो कि बाद में गिरे हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो इस साल के बाद में गिरे हैं, बट ये रिकवर भी जल्दी कर जाएंगे। तो इनका जो डाउन रहने का टाइम होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स जो कि छोटी कंपनीज वगैरह के हैं। तो आई होप को पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी थ्योरी थी एक्चुअली मार्केट के अंदर। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो ये आपका पेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं। तो टॉप पिक्स ऑन FNO ट्रेडर्स लिस्ट फॉर मार्च एक्सपायरी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में पता है, तो अगेन मैं वापस से थोड़ा प्रमोशन कर देता हूँ अपनी बुक का। तो जो हमने बुक लिखी थी उसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी हमने बहुत ही अच्छे गोल्ड के एग्जांपल से बताया है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये पूरा सेक्शन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मैंने ही लिखा है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ। उसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पर कि जो FNO ट्रेडर्स के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, तो उसके अंदर होता ही है कि जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर और ऑप्शन का, वो हर लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है मंथ के। तो जैसे अब लास्ट थर्सडे आने वाला है, तो उसके अंदर जो भी एक्सपायरी होगी उसके अंदर, तो वो लोग कितना रोल ओवर कर रहे हैं, कितना आपका सेल कर रहे हैं, कितना अर्ली सेल हो रहा है, तो उस सब के लिए टॉप पिक्स कौन से हैं, उस सब के लिए सबकी प्रेफरेंस क्या चल रही है आज के दिन मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स की बात इसके अंदर इन्होंने की हुई है। आपको दिखेगा कोफोर्ज है, मदरसन, सुमी सिस्टम्स, JK सीमेंट, बंधन बैंक, दालमिया भारत, ये सब कुछ कंपनीज है जिसका आपका FNO जो ट्रेडर्स हैं वो पिक कर रहे हैं इन कंपनीज को वोलेटिलिटी की वजह से। तो आई होप को पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। एज फाइनेंशियल ईयर 2022 ड्रॉज टू बी अ क्लोज, बी स्मार्ट ऑन योर कैपिटल गेन्स। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है नॉट अ न्यूज़ आर्टिकल। ये न्यूज़ आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर ये एक इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल यहाँ पर आपको दिखेगा, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल। इसके अंदर इन्होंने 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जो कि मैंने भी हाईलाइट कर रखे हैं और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि मैंने आपको बताया हुआ पहले कि जो टैक्स कंप्लायंस होता है उसके अंदर आपको अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल करना होता है। तो उस पूरे टैक्स रिटर्न के अंदर आपको बहुत सारी अपनी इनकम शो करनी होती है, मतलब बहुत सारी नहीं, जितनी भी होती है, तो वो बहुत सारी हेड्स के अंदर आपको शो करनी होती है। तो उसके अंदर एक हेड होता है कैपिटल गेन्स का। तो कैपिटल गेन मतलब जैसे अगर आपने कोई घर लिया, उसकी वैल्यू में जो एप्रिसिएशन आएगा, अगर आपने 10 लाख रुपीज़ का कोई घर लिया है, वो हो सकता है फ्यूचर के अंदर 20 लाख रुपीज़ का हो जाए। अब जब तक आपके पास वो असेट है, जब तक आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप उसको सेल करते हैं, उससे आप प्रोसीड कमाते हैं, जो 10 लाख रुपीज़ का प्रोसीड आएगा आपके पास, जो एक तरीके से कैपिटल गेन है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन के अकॉर्डिंगली। उसके अंदर भी 2 बातें होती हैं मेन, जिसके अंदर आपका LTCG और STCG का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अंदर अगर आप 1 साल से कम पे सेल करते हैं तो आपको STCG देना पड़ता है, और अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हैं तो आपको LTCG पे टैक्स देना होता है। LTCG मतलब हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड STCG मतलब हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से आप थोड़ा बहुत टैक्स प्लानिंग करके कैपिटल गेन के सेगमेंट के अंदर अपना टैक्स कम कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम स्टॉक्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स आर टैक्स फ्री। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर जो भी आपका ऐसा फंड है जिसके अंदर आपने पैसा लगाया था और आपका कैपिटल गेन हो रहा है, और वो जो फंड है वो स्टॉक्स और इक्विटी मार्केट के अंदर है, मतलब वो डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई इंडेक्स फंड हो सकता है, तो उसके अंदर आपको 1 लाख के कैपिटल गेन तक टैक्स फ्री है, कोई आपको टैक्स ही नहीं देना। तो आप हो सकता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंड अभी नहीं था, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करने के लिए आप ऐसा कोई फंड बाय कर सकते हैं। तो आपको 1 लाख तक प्रॉफिट जो भी होगा उसके ऊपर आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है, बिफोर यू सेल फाइंड आउट योर कैपिटल गेन्स फॉर द ईयर। तो
तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने बोली है। और आगे एक और मैं स्टेटमेंट यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ जो कि यहाँ पर आपको पता चलेगा। और लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस कैन ऑल्सो भी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म में कैपिटल लॉस हो जाता है, अब मैंने कैपिटल गेन जैसे बताया उसी तरीके से कैपिटल लॉस होता है। हो सकता है आपने पेटीएम के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप सभी को पता है पेटीएम का शेयर नीचे गिर गया है, तो उसके अंदर आपको हो सकता है कैपिटल लॉस हो गया हो। तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके टैक्स बचाने की वजह से, क्योंकि पिछले साल में हो सकता है कि कोई ना कोई स्टॉक आपके पास ऐसा आ गया हो, अगर आप जैसे स्टॉक्स वगैरह में ज़्यादा डील करते हैं, जिसने लॉस आपको दिया हो। तो अभी अगर आपने सेल नहीं किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको सेल कर सकते हैं, अपना लॉस आप बुक कर सकते हैं, और जितना भी लॉस होगा वो आपको कैपिटल गेन जो दूसरे स्टॉक्स पर या जो भी दूसरी सिक्योरिटीज़ होंगी, जैसे आपका लैंड वगैरह हो गया, उन सब के ऊपर हुआ होगा, तो आप उससे माइनस कर सकते हैं। उससे माइनस करके जो आपको इनकम मिलेगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे अगर आप ऐसा सेल करना चाहते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छा डिसीजन होगा आपके टैक्स के लिए कम से कम। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं मेन न्यूज़ जो इसके अंदर है बाकी उसके ऊपर। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है इसके अंदर जो HDFC बैंक वाली यहाँ पर आपको न्यूज़ दिखेगी। HDFC बैंक टू गिव अ डिजिटल पुश टू द स्मॉल बिजनेस लोन्स। तो बेसिकली यहाँ पर HDFC बैंक एक नया अपना ऐप सेटअप कर रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म पूरा सेटअप कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि यहाँ पर स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं, जो मर्चेंट्स की कैटेगरी के अंदर आएगा, उनको ये लोन देंगे बहुत ही इजी तरीके से। यानी आप देखिएगा यहाँ पर आफ्टर द रेगुलेटर ईज ऑल कर्व्स, मतलब इनके ऊपर ये छोटी सी एक तरीके से बैक स्टोरी है कि इनके ऊपर जो क्रेडिट कार्ड ये इशू करते थे पहले, तो उसके ऊपर बैन लग गया था कुछ पेमेंट्स के सिस्टम की वजह से इनके ऊपर कि ये नया कस्टमर ड्रॉ नहीं कर सकते थे। इनके ऊपर बैन लगा दिया था नवंबर से लेकर मार्च तक के लिए सेबी ने, तो सॉरी RBI ने। तो वो अब हट चुका है। उसके बाद ये अपने नए डिसीजंस को लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर बता रहे हैं कि द बैंक नाउ क्लॉक्स एटलीस्ट 1000 करोड़ इन मर्चेंट लोन्स एवरी मंथ। तो आज की रेट में ये 1000 करोड़ रुपीज़ ऑलमोस्ट इन मर्चेंट लोन्स में बात कर रहे हैं, जो ये आगे देना चाहते हैं और भी ज़्यादा, जिसके अंदर ये 1000 करोड़ रुपीज़ के लोन एवरी मंथ दे रहे हैं। और इस रन रेट को वो ट्रिपल करना चाहते हैं, ट्रिपल द रन रेट वो करना चाहते हैं, एम करते हैं इसके लिए। अब आगे देखें तो इसके अंदर ऑलरेडी इन पायलट फेज द स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम फॉर मर्चेंट्स विल बी लॉन्च सून। इसके अंदर होगा क्या इस प्रोग्राम के अंदर कि यहाँ पर जो मर्चेंट्स होते हैं, जो डेली बिजनेसमैन टाइप्स लोग होते हैं, तो उसके अंदर वो जो बिजनेस उनको ऑटो या क्रेडिट देगा, तो क्रेडिट के लिए बहुत ही ईजी उनको मिल जाएगा, आपके फ़ोन से डायरेक्टली मिल जाएगा और UPI से कनेक्टेड होगा, सब कुछ होगा, तो आपको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और द बैंक हैज़ ऑन बोर्डेड over 2.7 मिलियन मर्चेंट्स एंड इज एक्वायरिंग 100,000 मर्चेंट्स एवरी मंथ। तो यहाँ पर ऑन बोर्ड करने का मीनिंग ये नहीं है कि जॉब दे दी, ऑन बोर्ड करने का मीनिंग है कि इनको लोन प्रोवाइड कर दिया। तो इनके कस्टमर बेस के अंदर 2.7 मिलियन मर्चेंट्स आज के डेट में आते हैं, और इसके अलावा 100,000 मर्चेंट्स एवरी मंथ ये ऐड करने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक्चुअली कर रहे हैं 100,000 तो, और ज़्यादा 20 मिलियन मर्चेंट्स पे पहुँचने का ये प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर। तो ये चीज़ है इसके अंदर। एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ये और बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये व्हीकल लोन कस्टमर को भी डील करेंगे और ज़्यादा लोन यहाँ पर दे पाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि लोन देना कंपनी के लिए यहाँ पर बुरी बात हो जाएगी और हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग इसमें से ना दे पाएँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बैंक के लिए मेन काम लोन देना ही होता है, और बैंक का अर्निंग का सोर्स भी एक्चुअली में लोन देना ही होता है। तो ये उसके लिए बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है एक तरीके से आप देखते हैं तो। सेट अप अ डिजिटल कस्टमर हब दैट एम्स टू गिव एन ओमनी चैनल एक्सपीरियंस। तो बेसिकली यहाँ पर ओमनी चैनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो लोन लेने का प्रोसीजर होगा वो सिर्फ डिजिटल भी नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल भी नहीं होगा, एक ओमनी चैनल सपोर्ट के साथ आपको मिलेगा। ओमनी चैनल का बहुत बेसिक मीनिंग होता है कि आप अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आप इस लोन को ले सकते हैं। तो अगर कोई फ़ोन से लेना चाहता है UPI के थ्रू, उसके पास कोई हो सकता है फीचर फ़ोन हो जो कीपैड वाले आते थे, तो उससे भी वो ले सकता है। एक हेल्पलाइन या नंबर प्रोवाइड कर देंगे, उसके ऊपर आपको सारी डिटेल बतानी होगी और आपको लोन UPI के फॉर्म में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आपको हो सकता है स्मार्टफोन है आपके पास, तो आपको अपने डिवाइस पे लेना है, आपके एप्लीकेशन पे लेना है, तो आप उस पर भी ले सकते हैं। अगर आपको फिजिकली लेना है तो आप उस पर भी ले सकते हैं। इस तरीके से एक ओमनी चैनल एक्सपीरियंस ही क्रिएट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं आप। शॉप फ्लोर्स होस्टिंग मोर वुमेन देन बोर्ड रूम्स। तो ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है इसके अंदर। शॉप फ्लोर्स का मीनिंग होता है जो इंडस्ट्री लेवल पे काम करने वाली लेबर है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लिया, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये बात करते हैं। ब्रिटानिया काफ़ी सारे आप सभी को पता होगा FMCG प्रोडक्ट बनाता है,
तो उनकी इंडस्ट्री लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो उसके अंदर ये बात करते हैं कि 50% वुमेन रखेंगे अपनी फैक्ट्री वर्क फोर्स के अंदर 2024 तक, जो आज की डेट में 38% पर है। अगर ये 38% पर भी है तो भी आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी फिगर है। हमारी सोसाइटी में बाकी जो आस्पेक्ट्स रहते हैं उसमें वुमेन वीक ही रहती है, तो उसके अंदर ये काफ़ी अच्छी फिगर पे ऑलरेडी है और ये 50% पे जाना चाहते हैं, जो कि एक तरीके से आइडियल फिगर होगी और ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कि ये तो लो लेवल की बात हो गई, यानी कि जो फैक्ट्री वर्कफोर्स की बात हो गई। बट अगर ये बोर्ड रूम की बात करें, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा पैनल होता है उसके अंदर कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर एक कंपनी मात खा जाती है। ब्रिटानिया हैज़ ओनली 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ 11 मेंबर्स। तो 11 मेंबर्स में से एक ही वुमेन डायरेक्टर है और तब भी इसकी कोई बात नहीं करता है। मतलब बेसिकली एक सोशल प्रॉब्लम को यहाँ पे हाईलाइट करने की बात की है कि शॉप फ्लोर्स पे, फैक्ट्री लेवल पे आप हो सकता है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहे हो, बट बोर्ड रूम्स का क्या, बोर्ड रूम्स में हायर पोजीशन पे वुमेन को आप क्यों नहीं आगे आने दे रहे। तो इन सब के लिए यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक तरीके से साइलेंट प्रोटेस्ट इन्होंने किया। और इकोनॉमिक टाइम्स का खुद का एनालिसिस है यहाँ पर ही, तो एक तरीके से सोशल कॉज को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश किया। तो आया आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी और न्यूज़ एक तो बची हैं उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है एक्चुअली ये वाली, जिसके अंदर अभी आपको दिख रहा होगा कि मतलब अगर आपको नहीं पता वैसे तो कनाडा की टिकट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रही हैं आज की डेट में। कोई इसका मतलब ऐसा बहुत कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है। एक रीज़न तो ये आप कह सकते हैं कि कनाडा में माइग्रेशन बहुत लोग ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कनाडा में लोग बुक कर रहे हैं टिकट्स टूरिज्म पर्पज़ से या उस पर्पज़ से। बट जो भी पर्पज़ है वो यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल के अंदर भी सच क्लियरिफाई नहीं किया है। बट जो भी पर्पज़ है जिससे लोग कनाडा की टिकट्स आज ज़्यादा बुक कर रहे हैं, उसकी वजह से हो ये रहा है कि यहाँ पर जो लोकल एजेंट्स होते हैं, मतलब जैसे जो कई वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप टिकट्स को खरीद सकते हैं आज की डेट में, सॉरी फॉर दैट, जैसे पेटीएम के अंदर भी आप खरीद सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी और भी वेबसाइट्स है जिसके अंदर आप जाके आप एयर इंडिया की या फिर ऐसे कई फ्लाइट्स की टिकट खरीद सकते हैं, क्योंकि पेटीएम का खुद का प्लेन नहीं है। यहाँ पर पेटीएम आपको किसी कंपनी की टिकट खरीदने में हेल्प करता है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पर एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स कर क्या रहे हैं आज की डेट में, वो एक आर्टिफिशियल सप्लाई या आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये बात, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर होता ही है कि यहाँ पर जो एजेंट होता है या जो मिडलमैन होता है वो अपने पास सामान स्टॉक करके रख लेता है, फिर उसके प्राइसेस बढ़ा देता है खुद से, क्योंकि सारा स्टॉक उसी के पास है, वो बढ़ा देता है और सारा उसमें बढ़े हुए प्राइस पे सेल कर देता है। या फिर वो अपने पास रख लेता है, थोड़े दिन सेल नहीं करता है, तो लोग जहाँ से भी और बाय कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है या कम होने लग जाता है, तो उसकी वजह से अपने आप प्राइसेस बढ़ जाते हैं और बढ़े हुए प्राइसेस पे वो सेल कर देता है। तो ये चीज़ यहाँ पर एयर इंडिया के अंदर या एयर फ्लाइट इंडस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुई है हिस्ट्री के अंदर, जो आज की डेट में हो रही है। जो लोकल एजेंट्स हैं, डिजिटल हैं, जो पेटीएम वगैरह ऐसे एजेंट्स, तो वो अपना जो कर रहे हैं वो एक बिग मेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा। वो ब्लॉक कर लेते हैं सीट्स एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया की बात कर रहे हैं सिर्फ, एयर इंडिया के साथ वो ब्लॉक कर लेते हैं सीट्स को, जो भी उनके फ्लाइट की सीट्स हैं, एट अ सर्टेन प्राइस, एक प्राइस पर, और उनको 4 टाइम्स तक भी ज़्यादा प्राइस पर सेल कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये आपको दिखेगा यहाँ पर इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल शॉर्टेज की क्रिएशन हो रही है, और जो उन्होंने ब्लॉक करा ली हैं तो अब उनके पास पूरा राइट है कि कितने में वो सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब यहाँ पर हुआ क्या है, न्यूज़ के अंदर मेन चीज़ आई है कि एयर इंडिया ने ऐसे लोकल एजेंट्स को कनाडा की फ़्लाइट्स के लिए कम से कम बैन कर दिया है। बाहर करना मतलब बैन करना कर दिया है कि अब लोकल एजेंट्स कनाडा की फ़्लाइट्स को सेल ही नहीं कर सकते हैं, जो भी पहले सेल कर रहे थे। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन ये है, जो मैंने एक्चुअली रीड किया आर्टिकल नेट पे जाके, कि अगर किसी ने ऑलरेडी बुक कर लिया तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, और वो विद इन मतलब अगर बहुत टाइम बाद की कोई फ़्लाइट है तो उसको रिफ़ंड मिल जाएगा, और अगर अभी रिसेंट की कोई फ़्लाइट है तो वो ले सकता है इसको, फ़्लाइट को। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और दो जो मैंने आपको पीडीएफ बताई उसको आप ज़रूर से साइन अप करें, और मतलब जो फॉर्म वाला था उसको आप ज़रूर से कर लें, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।